रोज की तरह आज भी मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया और निकल चला सुबह की सैर के लिए। उस दिन मौसम कुछ ज़्यादा ही हसीन था शायद, या आज फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद में एक स्माइल भी थी चेहरे पर। पता नहीं, पर कुछ तो था जो पहले कभी 45 सालों में ना हुआ। मैं घर से बाहर आया, गेट पर लॉक लगाया, जॉगिंग शूज़ पहने और निकल पड़ा फिर से अपने दोस्तों से मिलने के लिए। धीरे धीरे मैं पार्क की ओर जैसे ही बढ़ा, पीछे से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग शर्मा अंकल। असल में रोज़ सुबह पार्क में आने वाले बच्चे मुझसे इसी तरह मिला करते थे। दौड़ लगाते हुए पार्क में ही एक कोने की बेंच पर बैठा ही था कि मेरे सभी दोस्तों ने मुझे आवाज़ लगा दी कि अरे शर्मा, वहाँ कहाँ बैठे हो, इधर आओ, आज की पार्टी जैन साहब दे रहे हैं। ये लोग अक्सर सुबह का नाश्ता धर्मपाल की रेहड़ी पर ही किया करते थे। धीरे धीरे सभी नाश्ता खत्म करके अपने घर की ओर निकल पड़े थे, पर मेरी नज़रें ना जाने क्यों किसी को खोज रही थी। खैर, मैं घर आया, फिर से वही रोज़ के काम करके सुस्ताने के लिए बेडरूम में चला गया। न जाने कब आंख लग गई पता ही ना चला। जब नींद खुली तब तक दोपहर के 12 बज चुके थे और दरवाजे की डोरबेल बज रही थी। जाकर देखा तो शांति ताई आई हुई थी घर के काम वगैरह करने के लिए। मैं फिर से अंदर गया। आजकल वैसे भी मेरे पास कुछ खास काम तो रहता नहीं है, इसलिए पूरा दिन इतना लंबा लगता है, अकेले काट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंतज़ार एक छोटा सा शब्द, कभी ये पूरी जिंदगी भर के लिए आपके साथ रह जाता है और कभी आपके जाने के बाद भी। ना उम्मीदी और उम्मीद के बीच वाली जगह में रहने वाला ये इंतज़ार आपको अक्सर ना मरने देता है और ना चैन से जीने देता है। मेरा हाल भी शायद कुछ यूं ही था, पर क्या करूं, आपकी ज़िंदगी में इंतज़ार अक्सर उस नशे जैसा होता है, ना करो तो अधूरापन, करो तो पागलपन। अगली सुबह भी मैं फिर वही कोने में रखी बेंच पर जाकर बैठ गया, पर अफसोस आज मैं अपना चश्मा घर भूल आया था जल्दबाजी में। पर किसे पता था कि आज ही मेरा इंतज़ार खत्म होने वाला है। कुछ बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, कुछ नौजवान मॉर्निंग वॉक पर थे, कुछ बस यूं ही आराम से बैठे थे मेरी तरह। दूर एक धुंधली सी परछाई मुझे मेरी तरफ आते हुए दिखी। अब चश्मा तो था नहीं, इसलिए हल्की सी आंखें मूंदते हुए मैं देख रहा था कि कौन आ रहा है मेरी तरफ। एक हाथ जो मेरी तरफ बढ़ा, एक आवाज़ आई, क्या हुआ, आज फिर अपना चश्मा भूला है घर पे। इसी आवाज़ के लिए तो मैं हर रोज़ यहाँ आता था। असल में ये आवाज़ है मिसिस अय्यर की। मैंने कहा, हाँ आज सुबह नींद देर से खुली, इसलिए जल्दबाजी में याद ही नहीं रहा। जब याद आया तब तक यहाँ पार्क में आ चुका था। मिसिस अय्यर ने कहा, तुम आखिर अपना चश्मा भूल कैसे सकते हो। अब मैं उन्हें अपने मन की बात कैसे बताता, इसलिए कह दिया, असल में मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसलिए जब तुम्हें देखा तब याद आया। थोड़ा मजाकी अंदाज में कह दिया कि तुम बिना चश्मे की धुंधली सी नज़र में भी बहुत सुंदर दिखती हो। मिसिस अय्यर अक्सर मेरी इन बातों का जवाब सिर्फ मुस्कुराकर दे दिया करती थी। मिसिस अय्यर जो कभी मालिनी राव हुआ करती थी, वो आज भी मेरे लिए सिर्फ मालिनी थी, सिर्फ मालिनी। असल में तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में मैं और मालिनी स्कूल के दिनों में साथ हुआ करते थे। हम दोनों के पिताजी भारतीय सेना में थे, इसलिए दोनों फैमिली साथ वाले क्वार्टर में ही रहा करते थे। 71 में भारत पर बहुत दबाव था। युद्ध जैसे सिचुएशंस में सभी सोल्जर्स को फिर से ड्यूटी के लिए बॉर्डर पर बुलवा लिया गया था। मैं तब 15 साल का था, पर ना जाने क्यों पिताजी के जाते वक्त एक अजीब सा डर अंदर ही अंदर लग रहा था मुझे। पिताजी उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और यहाँ घर में माँ सिर्फ चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, मैं और माँ दोनों ही आगरा शिफ्ट हो गए। सब कुछ कितना अलग था ना यहाँ पर। जिंदगी की दौड़ अब शुरू हो चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई और फिर नौकरी की जिम्मेदारियों ने बहुत बांध दिया था मुझे। मैं अपने उस पुराने शहर से तो बहुत दूर आ गया था, पर मालिनी से कभी दूर ही नहीं जा पाया था। मालिनी अक्सर फ़ोन किया करती थी और कभी कभी उसके लेटर्स भी मिलते थे। माँ को भी मालिनी बहुत पसंद थी और मुझे भी थी शायद। कभी सोचा नहीं था मैंने इस बारे में।
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मालिनी के फोन और लेटर्स भी आना कम हो गए। एक दिन पता चला कि मालिनी के पिताजी भी नहीं रहे। असल में उसी युद्ध में मालिनी के पिता बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। कॉलेज के बाद मैं और माँ अकेले ही रहा करते थे। माँ चाहती थी कि मैं भी सरकारी सेवा में जाऊं, इसलिए मैंने भी डीआरडीओ में ही अपना योगदान देना ठीक समझा। शादी के लिए अक्सर माँ मुझ पर दबाव बनाया करती थी और मैं हंसकर टाल दिया करता था। कुछ सालों बाद माँ का भी देहांत हो गया। फिर शुरू हुआ मेरी जिंदगी का एक नया सफर, जिसका नाम था अकेलापन। आज जब मैं उम्र के 60 सालों की दहलीज पार कर चुका हूं, किसने सोचा था कि मालिनी से फिर से मुलाकात होगी। असल में हर रोज की तरह जब एक दिन मैं सैर पर निकला तो मेरे एक मित्र ने अचानक ही मालिनी से मिलवाया। शर्मा जी, इनसे मिलिए, मिसिस अय्यर, ये हमारी बिल्डिंग में रहने आई हैं। मैं तो पहली नजर में पहचान गया था, भूल ही कहां पाया था मैं उसे। मालिनी भी मुस्कुराकर कहती है, ओहो, तो तुम यहां आगरा में छुपकर बैठे हो। मैंने कितने ही लेटर भेजे तुम्हें, कभी जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? मैं तो बस देखे ही जा रहा था। इतने सालों बाद फिर से मालिनी को देखने की खुशी थी कि उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं गया मेरा। तभी जोर से आवाज आई, अरे शर्मा जी, कहाँ खो गए? सुन रहे हो ना तुम? मैंने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ सुन रहा हूं। अब तो रोज ही मालिनी के इंतजार रहता पार्क में। कुछ वक्त हमारी बात होती और फिर से मैं अगली मुलाकात का वही इंतजार लिए वापस आ जाता। हिम्मत करके मैंने उसे एक दिन अपने घर इनवाइट किया डिनर पर। पहले तो वो मना कर रही थी, पर मेरे इंसिस्ट करने पर मान गई। आज ही मौसम ने करवट बदली और बारिश होने लगी। मुझे लगा शायद आज मालिनी नहीं आएगी। आज शाम सब कुछ उसकी पसंद का बनाया था, वो सब जो हम बचपन में खाया करते थे। डोरबेल की आवाज़, मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने हरी और लाल रंग की साड़ी पहने हुए, आंखों में काजल और बालों में छोटा सा गजरा लगाए हुए मालिनी खड़ी थी। मैं तो बस थम सा गया उसे देखकर। उसी ने कहा, अंदर आ जाऊं शर्मा जी, या यहीं से विदा करने का इरादा है? मैं धीरे से पीछे हटा और आज पहली बार मालिनी मेरे घर आई थी। मालिनी के पास कुछ सामान भी था, कुछ पुराने फोटो, स्कूल के दिनों का वो मेडल और वो छोटा सा फ्रेंडशिप बैंड। मैंने पूछा, अरे ये बैंड तुमने अभी तक संभाल के रखा हुआ है? मालिनी ने कहा कि अपने साथ इन्हें भी दूर करना चाहते हो। मैंने बात को बदलते हुए कहा कि बताओ क्या खाओगी आज, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। कुछ बातें करते हुए हमने अपना डिनर शुरू किया। फिर मालिनी ने बताया कि जंग के बाद पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। कई सालों तक वो बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। सेहत में भी सुधार ना होने के कारण बहुत सी दूसरी बीमारियां भी आ गईं और फिर एक दिन पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। मालिनी से बात कर ही रहा था कि उसने अचानक पूछ लिया, तुमने शादी नहीं की अब तक? अब क्या कहता उसे कि तुम जैसी मिली नहीं आज तक। माँ की सेहत और जिम्मेदारियों की बात कहकर मैंने बात टाल दी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? मालिनी ने कहा कि पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी भी एक सैनिक से हो। शादी के कुछ सालों बाद कारगिल के युद्ध में मिस्टर अय्यर भी वीर गति को प्राप्त हुए। शादी के इतने सालों बाद भी बच्चों का सुख हमें कभी मिल ही नहीं पाया। इसलिए अपने सास ससुर की सेवा को अपनी किस्मत मानकर मैंने अपने जीवन के बहुत से उतार चढ़ाव देखे। धीरे धीरे वो खालीपन बढ़ता ही गया और सबके जाने के बाद मैं रह गई यहाँ अकेले। मुझे यकीन था कि तुम आज भी आगरा में ही रह रहे होंगे। कुछ दोस्तों से तुम्हारा पता मिला तो सोचा मिलने आऊं, पर किस्मत को क्या पता था कि आगरा में बसना ही मेरी नियति होगी। असल में तुम्हारे और मेरे पिताजी ने आगरा में एक प्रॉपर्टी मिलकर ली थी। वहां से शिफ्ट होने के बाद तुम तो यहाँ आ गए, पर पिताजी ने हमेशा उस प्रॉपर्टी को किराए पर ही रखा। इनके शहीद होने के बाद सास ससुर की बीमारियों में काफ़ी पैसा लगा, इसलिए मजबूरी में सब कुछ बेचकर मैंने यहीं पिताजी वाले मकान में आना तय किया। अब देखो मैं तुम्हारी फिर से पड़ोसन बन गई हूँ। इसी तरह से कितना समय गुजर गया, बातों बातों में पता ही ना चला। आज इतने सालों बाद मुझे उस नशे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंतजार खत्म हो गया था ना मेरा। मेरे अकेलेपन का वो खालीपन मालिनी के आने से कहीं ना कहीं भर ही गया था।
और मालिनी, वो भी तो मुझ पर काफी भरोसा करती थी। धीरे धीरे मिसेस अय्यर से मालिनी नाम की वो दीवार भी गिर रही थी। हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया उससे कि मालिनी, क्या तुम एक दोस्त बनकर मेरे जीवन में आना पसंद करोगी? मालिनी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बाहर तूफान भी शांत हो चुका था अब तक। धीरे से मालिनी ने कहा, शायद तुमने बहुत देर कर दी। अब मेरे पास ना कोई जवाब था ना ही सवाल। खैर, थोड़ी देर बाद मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, अब तो बारिश भी रुक गई है, मुझे जाना होगा। मैंने जाते जाते अपने से बनाई हुई रसम एक डब्बे में भरकर उसे दे दी। मालिनी ने कहा, अरे ये सब क्यों? मैंने मजाक में कहा, कम से कम इसे वापस करने दोबारा तुम यहाँ तो आओगी। मैं, मालिनी और मेरे सभी दोस्त अब सब रोज सुबह सैर भी करते और पुरानी बातें याद भी करते। धीरे धीरे सभी का मेरे घर पर आना जाना शुरू हुआ। एक दिन मेरे दोस्तों ने पूरा दिन मेरे घर पर गुजारा। हम सभी ने आपस में बहुत बातें की। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी यादों के बारे में बताया कि हम सब किस तरह तमिलनाडु में एक साथ रहा करते थे, किस तरह मेरा और माँ का आगरा आना हुआ। अगली सुबह जब हम सैर पर पार्क में मिले तो मालिनी भी आई। मॉर्निंग वॉक के बाद हम दोनों बात करते हुए बाहर आए तो मेरे वही सब दोस्त हम दोनों का बाहर इंतजार कर रहे थे। यह सिलसिला कुछ महीनों तक चला। फिर एक दिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं उस दिन मॉर्निंग वॉक पर नहीं गया। मालिनी तब सीधा मेरे घर ही आ गई। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली कि अरे, सिंगल लोग भी बीमार पड़ते हैं। उस दिन मालिनी ने पूरा खाना बनाया और पूरा दिन मेरे साथ रही। मैंने भी मालिनी से पूछ ही लिया कि आखिर तुमने उस दिन कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। मालिनी ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद जो लेटर्स में अक्सर तुम्हें भेजा करती थी, उन्हें अगर तुमने कभी पढ़ा होता तो शायद तुम कभी ये नहीं पूछती। तुम्हारी माँ का अक्सर मेरे पास फोन आया करता था। इधर पिताजी के हालत में कोई सुधार न होने के कारण मैं वहाँ तुमसे मिलने आगरा नहीं आ सकती थी। इसलिए अक्सर तुम्हारी माँ शादी के लिए कहा करती थी, पर उन्हें लगता था कि तुम कभी शादी करना ही नहीं चाहते हो। माँ के जाने के बाद इसलिए ही मैंने फोन और लेटर्स भेजना भी बंद कर दिया था, पर मुझे यकीन था कि एक दिन तुम वो सब जरूर पढ़ोगे। मिस्टर अय्यर से मिलने के बाद मेरे पिताजी की आखिरी चाह थी कि मेरी शादी हो जाए। उनकी खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। आज इतने सालों बाद तुम मुझसे कहते हो कि मेरी हाँ है या नहीं। 65 साल के हो गए, पर कभी किसी के दिल की बात समझ नहीं पाए। असल में मालिनी को न्यूरोलॉजिस्ट संबंधित बीमारी थी, जिसकी वजह से उसे कभी कभी दौरे या चक्कर आया करते थे। मालिनी नहीं चाहती थी कि अब उम्र के इस पड़ाव में आकर वो मेरी परेशानियां और बढ़ाए। मालिनी की बातें सुन मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ। मुझे महसूस हुआ कि हम अपनी तन्हाई, इंतजार और दुखों के जिम्मेदार खुद होते हैं। जीवन के इस मोड़ पर आज जब से मालिनी मुझे फिर मिली है, तब से मुझे सब कुछ कितना ठीक होते हुए दिख रहा था। मालिनी के हाँ करते ही हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे सभी दोस्त आए और वो धर्मपाल रेड़ी वाला भी आया था। आज की सुबह अब ना किसी का इंतजार, ना कोई अफसोस, ना तन्हाई, ना कोई दुख। ठीक सुबह 5 बजे रोज की तरह मेरी नींद खुल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचानक इतना सब कुछ बदल चुका है। आज मॉर्निंग वॉक के लिए मैं और मालिनी साथ में निकले। फिर आज तो पार्क का माहौल ही कुछ अलग सा था। मेरे सभी दोस्त हाथों में फूल लेकर जोर से चिल्लाते हुए विश करते हैं, और बाकी वो सब जो अक्सर रोज मुझे वो कॉर्नर वाली बेंच पर देखा करते थे, उनके चेहरे की खुशी सब कुछ बयां कर रही थी। आगरा की गर्मी में न जाने क्यों आज कुछ ठंडक सी महसूस हो रही थी मुझे। धीरे धीरे यूं ही मेरा और मालिनी का सफर कटता गया, और आज पूरे 5 साल हो चुके हैं हमें एक साथ। मालिनी की बड़ी इच्छा थी कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करे, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के चलते ऐसा हम कर नहीं पा रहे थे। इसलिए हर अनाथ बच्चों के लिए हमने अपने घर के गेट खोल दिए। धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 50 और अब 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ पूरा दिन भी कम लगता है। अब तो बस यही चाहे जिंदगी में मालिनी और मैं जब भी इस दुनिया को अलविदा कहें, साथ में कहें। ओहो, मालिनी बुला रही है मुझे। चलो फिर बाद में मिलते हैं हम सब। अपना ध्यान रखिएगा।